फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर गेट 2019 में जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करके देखने वाले हैं। सेट 1 और सेट 2 दोनों के ही क्वेश्चंस मैं कंबाइंड यहाँ पर ले रहा हूँ। जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ कंसंट्रेशन दिए हुए थे इन सारे स्पीसीज के वाटर में, और फिर फाइनली पूछ रहा है दैट कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द स्पीसीज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अल्कलिनिटी। हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा था कि अल्कलिनिटी के मेजर 3 कंपोनेंट्स होते थे। मेजर 3 कंपोनेंट्स में आता था, एक आता था दैट वाज बाइकार्बोनेट, दूसरा आता था कार्बोनेट, और तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने OH-। लेकिन ये बात को ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि वाटर के अंदर H2CO3 डिसोशिएट हो जाता है टू फॉर्म H+ एंड HCO3-। सो इसका मतलब कि अगर H2CO3 प्रेजेंट है तो वो तो डिसोशिएट हो जाएगा और यहाँ पर आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, इसलिए H2CO3 को तो हम लोग कंसीडर यहाँ पर नहीं करते हैं। सो यहाँ पर अगर चेक करें इन 4 ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन में H2CO3 दिखता है, थर्ड में भी दिखता है और फोर्थ में भी दिखता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए मेरे को करेक्ट आंसर मिल जाता है। साथ में H+ लिखा है, कई बच्चों को ये कंफ्यूज करा था, लेकिन ये बात को ध्यान रखिए कि अगर वाटर है तो वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा H+ और OH- दोनों ही। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप OH- निकालना चाह रहे हो तो आप H+ को भी देख सकते हो। इसका मतलब if you are considering OH-, that means you are also considering the H+ concentration। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एयर पॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट इनमें से कौन से दोनों के दोनों ही प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है? तो देखिए यहाँ पर ओजोन दिख रहा है, सेकेंडरी है। पैन भी सेकेंडरी है। फिर यहाँ पर पैन अगेन सेकेंडरी दिख रहा है, इसमें ओजोन सेकेंडरी दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन दिखता है जिसमें दोनों के दोनों ही कैसे है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। यहाँ क्या बोल रहा था दैट द क्लोरीन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड इट अचीव्स 50% डिसइंफेक्शन इन 3 मिनट्स। सो 50% डिसइंफेक्शन हो रहा है 3 मिनट्स में, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि 99% के लिए टाइम कितना लग जाएगा। तो देखिए यार, अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर मेन दिक्कत आती है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना था। अगर आप लोगों ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो उसमें मैंने आपको काइनेटिक्स ऑफ द क्लोरीनेशन सिखाया था, जिसमें 3 पॉइंट्स बताए थे। उसमें से एक पॉइंट था आपका जिसमें हमने ये माना था दैट द माइक्रोब्स आर रिड्यूसिंग एक्सपोनेंशियली। सो वहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट NT इज इक्वल्स टू N0 इंटू e⁻⁻ तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में बोल रहा है 50% अगर रिड्यूस हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, NT विल बी इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स ऑफ N0। 50% रिड्यूस हुआ मतलब आधा हो गया होगा ऑफ द इनिशियल, तो इनिशियल विल बी N0 इंटू e⁻⁻k। की वैल्यू मेरे को नहीं पता लेकिन टाइम जरूर पता है यहाँ पर, दैट टाइम इज 3 मिनट्स। सो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और k की वैल्यू यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। k की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अगेन मेरे को पूछ क्या रहा है कि कितना टाइम लगेगा फॉर 99% डिसइंफेक्शन। 99% मतलब क्या है कि जो NT की वैल्यू होगी, जो बचा हुआ होगा उस टाइम पे, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.01 ऑफ N0 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन अगर यही वाली लगा देता हूं यहाँ पर दोबारा, इंटू e⁻⁻k इंटू t। तो देखिए ये जो k वैल्यू आएगी, ये k वैल्यू मैं इधर इसमें पुट कर दूंगा। k की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, टाइम की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। बाकी यहां से ये N0 और N0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से मैं इजीली टाइम की वैल्यू निकाल सकता हूं। टाइम की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद 19.93 मिनट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या बोल रहा था कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें 66,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर मेरे को ट्रीट करना है एक दिन में। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट द क्यू इज इक्वल्स टू 6,000 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। फिर आगे मेरे को क्या बोल रहा है, एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस डिस्क्रीट पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड इन अ क्लैरिफायर, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं कोई एक सेडिमेंटेशन टैंक की बात कर रहा था। फिर आगे बोल रहा है कि ओवरफ्लो रेट की वैल्यू दी हुई है 1.5 मीटर पर आवर, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज अवर SOR।
वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 मीटर पर आवर। जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आप यहाँ पर गिवन लिख सकते हो। अगला इसके आगे बोलता है that for the desired removal of particles through settling we have a depth of 3 मीटर। इसका मतलब h की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी 3 मीटर। अच्छा, फिर फाइनली पूछ रहा है कि वॉल्यूम मेरे को बता दिया जाए। तो देखिए वॉल्यूम निकालना है तो ये मैं जानता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कुछ और नहीं बल्कि दैट कैन बी रिटन एज डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम। हम लोगों ने सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ा है ऑलरेडी, वीडियो आप लोगों को दिख जाएगा, आप उसको वहाँ पर एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो ये फॉर्मूला आपको वहाँ मिल जाता है। डिस्चार्ज की वैल्यू तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, वॉल्यूम की वैल्यू निकालना है, लेकिन डिटेंशन टाइम मेरे को चाहिए। डिटेंशन टाइम का एक फॉर्मूला और हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दैट इट इज इक्वल्स टू h अपॉन कैपिटल VS। h की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3 मीटर, जबकि VS की वैल्यू हमारे पास पड़ी है 1.5 मीटर पर आवर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं दैट डिटेंशन टाइम विल बी इक्वल्स टू 2 आवर। इसका मतलब वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 6000 मीटर क्यूब पर डे इनटू 2 आवर। ठीक है, तो आप या तो 2 आवर को डेज में कन्वर्ट कर लो या इसको पर आवर में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 6000 इंटू 2/24 डेज। ये थी वैल्यू मीटर क्यूब पर डे में। इनटू डेज करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका मीटर क्यूब में। सो 6000 को 1/12 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 500 मीटर क्यूब। आंसर यहाँ पर लिख देंगे 500 मीटर क्यूब, आपका आंसर हो जाता है। अगला एक और क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अगर चेक करें मेरे को क्या बोल रहा है यहाँ पर कि दैट देयर इज अ कंप्लीटली मिक्स्ड डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ सैंड हैविंग डायमीटर्स ऑफ 0.25, 0.35, 0.4, 0.45 and 0.5 mm in a transparent glass column of diameter 10 centimeter and height 2.5 मीटर। ठीक है, ये कॉलम था, उसमें वहां पर अलग अलग साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। फिर आगे बोलता है कि अगर मैंने सस्पेंशन को अलाउ कर दिया टू सेटल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर 0.35 mm सेटल्स टू द बॉटम इन 30 सेकेंड्स। क्या बोल रहा है कि अगर मैंने अलाउ करा तो 30 सेकेंड के अंदर 0.35 mm के सारे पार्टिकल्स सेटल कर जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं ये तो बोल ही सकता हूं कि जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी ऑफ 0.35 mm पार्टिकल्स वो इतनी है कि ये सेटल कर जाते हैं 30 सेकेंड्स में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, द परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर 0.45 एंड 0.5 mm। तो देखिए मेरे को यहाँ पर ऑलरेडी ये पता है कि इसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी वो इतनी है कि 30 सेकंड में ये सेटल कर जाता है। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ, अगर मेरे को यहाँ पर जो बाकी दो पार्टिकल्स बोले हैं 0.45 mm और 0.5 mm, ये दोनों की साइज क्या है हमारे 0.35 mm से बड़ी है। इसका मतलब कि इनकी जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी वो 0.35 वाले पार्टिकल से तो ज़्यादा ही होगी। और अगर छोटा पार्टिकल सेटल कर पा रहा है तो पक्की बात है बड़ा पार्टिकल तो 100% सेटल कर गया होगा। इसका मतलब इन दोनों ही पार्टिकल्स की जो रिमूवल एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 100% हो जाएगी। बहुत इजी सा बात था, हम लोगों ने एफिशिएंसी इन द सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ा भी था। दैट इज इक्वल्स टू 100% फॉर a particle which is greater than or equals to the designed particle, and that is taken as small vs upon capital Vs for a particle that is स्मॉलर दैन द डिजाइन पार्टिकल। लेकिन अभी यहां पर मेरे पास ये वाला केस बन रहा था, आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग 100%। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है इसमें अगेन मेरे को पूछ रहा है, ये दूसरे सेट में पूछा गया था कि भाई इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपका प्राइमरी है, हाइड्रोकार्बन प्राइमरी है, VOCs ये भी प्राइमरी है। सेकेंडरी कौन सा होगा, तो ऑलरेडी इसके पहले भी सवाल आए थे गेट में, हम लोगों ने जब प्रीवियस ईयर गेट सॉल्व करे थे तो उसमें इस तरह का सवाल ऑलरेडी आया था। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहा है कि 99% किल करना चाह रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई थी। तो देखिए ये वाली जो इक्वेशन है इस पे बेस्ड दोनों ही सेट में एक एक क्वेश्चन आए थे। इसमें मेरे को क्या बोल रहा है कि Q की वैल्यू दी हुई थी हम लोगों को 36 मीटर क्यूब पर आवर, K की वैल्यू भी दी हुई थी 0.23 पर मिनट। ठीक है, विड्थ दी हुई थी 1 मीटर और हाइट दिया हुआ है आपको 1.5 मीटर। पूछ क्या रहा था मेरे को कि लेंथ बता दो। तो देखो लेंथ अगर पूछ रहा है इसका मतलब क्या है कि मेरे को वॉल्यूम चाहिए। पहले वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाती है L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब अगर मेरे को L निकालना है तो मेरे को पहले वॉल्यूम निकाल लेना चाहिए यहाँ पर।
अब वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को क्या पता है, यहाँ पर Q पता है, Q पता है तो मैं ये जानता हूँ ऑलरेडी दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू TD। अब Q पता है, वॉल्यूम चाहिए तो TD निकाल लेते हैं अपन लोग। TD किस तरह से निकाले यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर ऑलरेडी मेरे को ये फॉर्मूला दिया हुआ है। आई होप शायद आपको क्लिक कर गया हो कि आपको क्या करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही काम किया था, वही दूसरे सेट में पूछा गया था। सो अगर इस धर देखें यहाँ पर NT की वैल्यू मेरे को निकालनी है। NT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 99% के लिए दैट विल बी इक्वल्स टू 0.01 N0 इज इक्वल्स टू N0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस के की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 0.23 इंटू TD। सो इधर से सॉल्व करेंगे TD की वैल्यू, और TD की वैल्यू हमें किसमें मिल जाएगी, मिनट्स में मिल जाएगी। TD की वैल्यू मिल गई है तो हम लोग Q इंटू TD कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम। और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होगा हमारा, L इंटू B इंटू H। B की वैल्यू हमें पता है 1 मीटर है, H की वैल्यू हमें पता है 1.5 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर मेरे को ये पता है, ये यहाँ पर से वैल्यू इधर पुट कर दोगे, मतलब ये भी पता है आपको, यहाँ से बस L की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आंसर क्या आता है आप लोग मुझे खुद भी यहाँ पर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इससे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों को गेट में इसके पहले मिले हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप इजीली आगे आने वाले कोई भी गेट के 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लोगे। दिखाता हूं मैं आपको किस तरह से क्या हुआ रिपीट। तो अगर यहाँ पर पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस पढ़ के गए होते तो बन जाते, और कौन से नए क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो देखिए ये बात सही है कि हर बार कुछ ना कुछ नया जरूर आता है, लेकिन अराउंड अगर एनवायरनमेंट के इस बार के पेपर की बात करता हूँ तो हम लोग देखते हैं कितने % क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर गेट के बुक में मिल जाते हैं और कितने नए हैं। तो चलिए खैर फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। इस क्वेश्चन में जरा देखिए क्या बोल रहा है। सेडिमेंटेशन बेसिन पहला ही वर्ड था, इसका मतलब समझ में आ जाता है कि सेडिमेंटेशन टैंक पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। जो यहाँ पर गिवन था उसको देखते जाते हैं। यहाँ पर Q की वैल्यू दी हुई है सबसे पहले 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, फिर इसका लेंथ दिया हुआ है 32 मीटर का, विड्थ दी हुई है आपको कितनी 8 मीटर की, और हाइट दिया हुआ है 4 मीटर की। ठीक है, फिर आगे मेरे को यहाँ पर G की वैल्यू दिख रही है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको पार्टिकल की डेंसिटी दी है, इसका मतलब कि G की वैल्यू हो जाएगी 2.5। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1 ग्राम पर सीसी, मतलब मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, स्टैंडर्ड तो मेरे को पता है, दैट इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, फिर यहाँ पर G की वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू भी दी हुई थी 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। अच्छा, फिर फाइनली पूछ रहा है द रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ दिस पार्टिकल इज, पार्टिकल की साइज दी हुई थी हम लोगों को, तो हमें रिमूवल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल वीएस अपॉन कैपिटल वीएस इनटू 100। बट ये तब लगता है जब स्मॉल वीएस की वैल्यू क्या हो जाए, कैपिटल वीएस से छोटी हो। कैपिटल वीएस क्या होता है, तो दैट इज गिवन एज सरफेस ओवरफ्लो रेट। फॉर्मूला हम लोगों को ऑलरेडी पता है, दैट इज क्यू अपॉन सरफेस एरिया होता है। क्यू डिस्चार्ज मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज था। सरफेस एरिया अगर देखें ऊपर से कौन सा एरिया दिखेगा, लेंथ और विड्थ से दिखती है, तो ये हो जाएगा मेरा सरफेस एरिया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा इन मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो हो गया कैपिटल वीएस। अब बात करते हैं जो गिवन पार्टिकल है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी कैसे निकाले। तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है G-1 होता है गामा W इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। ये फॉर्मूला लगाना है हमें, लेकिन ध्यान रखना सारी वैल्यूज हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स में होनी चाहिए। G की तो यूनिट होती नहीं है, G की वैल्यू हमें पता है 2.5 - 1। गामा W को मैं लिख सकता हूँ 9.81 इज स्मॉल g इंटू ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। अच्छा, इंटू रो डब्ल्यू करना है, रो डब्ल्यू की वैल्यू मेरे को पता है कि 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ कितना है 25 माइक्रोमीटर, मतलब 25 इंटू 10⁻⁶ मीटर का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 18 म्यू। म्यू की वैल्यू मेरे को देखिए यहाँ पर दी हुई थी ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 0.001 kg पर मीटर सेकेंड। ठीक है, कन्वर्जन हमको आता है ऑलरेडी। सो यहाँ पर स्मॉल वीएस की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। वैल्यू क्या आती है तो आप लोग कैलकुलेट करके खुद भी चेक कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन जो स्मॉल वीएस की वैल्यू आएगी दैट विल बी कमिंग एज 5.109 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड।
जबकि ये वाली जो वैल्यू आ रही है कैपिटल VS की वैल्यू ये आती है 7.8125 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड में। एफिशिएंसी चेक करने के पहले यहाँ पर जरा देखें कि स्मॉल VS की वैल्यू छोटी है इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये फॉर्मूला लगा ले, यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला, क्या बन जाएगा 5.109 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 7.8125 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 65.4% एंड वो हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहा है कि दो रिएक्टर्स है, दो अलग अलग तरह के रिएक्टर्स है। एक है आपका कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर और दूसरा है प्लग फ्लो रिएक्टर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं बात करता हूँ गेट 2019 में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो यही था, क्योंकि फॉर्मूलेज इसके हम लोगों को अधिकतर बुक्स में नहीं मिले थे। लेकिन अगर यहाँ पर चेक करें हम लोग, क्या बोल रहा है कि दो तरह के कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर है और एक है आपका प्लग फ्लो रिएक्टर। फिर आगे क्या बोल रहा है, दैट द लेंथ ऑफ द रिएक्टर कैन बी एडजस्टेड, ठीक है, बट क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिएक्टर इज कांस्टेंट। मतलब एरिया दोनों का ही सेम है, मतलब CMFR हो, कंप्लीटली मिक्स्ड हो, या एरिया ऑफ आपका प्लग फ्लो रिएक्टर हो, दोनों का ही एरिया सेम है। हाँ, लेंथ अलग अलग है और वही लेंथ का वो रेशियो पूछ रहा है। अच्छा, C/C0 की वैल्यू भी उसने मेरे को बोल दी है कि वो 0.8 है, मतलब C0 यहाँ पर एंटर करता था और फाइनली C बन जाता था। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट जो C है वो कितना है 0.8 C0। अच्छा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर याद करें, कंप्लीटली मिक्स्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है और प्लग फ्लो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर प्लग फ्लो हम यहाँ पर फॉर्मूला याद कर सकते हैं दैट द C इज इक्वल्स टू C0 इंटू e⁻⁻k⁻TD होता है फॉर द प्लग फ्लो। तो यहाँ पर अगर C की वैल्यू पुट करता हूँ दैट इज इक्वल्स टू 0.8 ऑफ C0 इज इक्वल्स टू C0 इंटू e⁻⁻k की वैल्यू नहीं पता, डिटेंशन टाइम भी नहीं पता है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर ये C0 तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन मेरे को K इंटू TD फॉर द प्लग फ्लो मेरे को यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू जो भी आ जाएगी इसको मैं यहाँ पर याद रख लूंगा कि ये वैल्यू कितनी आ जाती है। ये मेरी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। वहीं अगर मैं कंप्लीटली मिक्स्ड के लिए यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखता हूँ, तो कंप्लीटली मिक्स्ड के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला था C इज इक्वल्स टू C0 अपॉन 1 प्लस K इंटू TD। अगेन अगर C की वैल्यू चेक करें तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8 टाइम्स ऑफ C0 इज इक्वल्स टू C0 1 प्लस KTD। लेकिन अभी जो TD होगा वो किसका होगा, कंप्लीटली मिक्स्ड का होगा, ठीक है। तो यहां पर आप अगेन लिख सकते हो K ऑफ TD ऑफ CMFR क्या आता है, ये यहां पर आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। सो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास एज 0.223, जबकि ये वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एज 0.25, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मेरे को K की वैल्यू सेम है तो मैं यहाँ पर इजीली लिख सकता हूँ दैट डिटेंशन टाइम ऑफ CMFR that is completely mixed flow reactor to the detention time of plug flow reactor will be equals to 0.25 अपॉन 0.23, ठीक है। लेकिन डिटेंशन टाइम के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, द डिटेंशन टाइम इज इक्वल्स टू V अपॉन Q होता है। देखिए Q तो दोनों के लिए इक्वल है, सो मैं यहां पर लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ CMFR अपॉन Q अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर अपॉन Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.25 टू 0.23, ठीक है। 0.23 नहीं है एक्चुअली, 0.223 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज तो दोनों के लिए ही सेम है, तो मुझे यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूँ दैट इट विल बी इक्वल्स टू लेंथ इनटू एरिया फॉर द कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो और लेंथ अप इनटू एरिया फॉर प्लग फ्लो इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एज 1.12। लेकिन एरिया सेम है, इसका मतलब कि लेंथ ऑफ कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर टू द लेंथ ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर वैल्यू कितनी आ जाती है 1.12, जो कि हमारे लिए फाइनल आंसर हो जाएगा।
सो ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। जो फॉर्मूलेज यहाँ पर याद रखे हमने, कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो के लिए ये फॉर्मूला था, और ये था आपका फॉर द प्लग फ्लो रिएक्टर। दोनों फॉर्मूलेज यहाँ पर याद होने थे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। अगला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर ये कैसा सवाल है, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था कभी भी जब सॉलिड वेस्ट के बारे में स्टडी करा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सी बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप लोगों को कुछ पढ़ा हुआ होना जरूरी है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला ही क्वेश्चन हो जाता है। क्या बोल रहा था यहाँ पर मेरे को कि 70% डिकम्पोजिबल मैटर है टोटल सॉलिड वेस्ट का, एंड आउट ऑफ दैट 35% इज द वाटर कंटेंट। तो अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि मान लिया अगर टोटल सॉलिड वेस्ट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 100 kg है, तो यहाँ पर मेरे को ये बता सकते हो कि ड्राई सॉलिड वेस्ट कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, वाटर को माइनस कर दूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 35%, दैट विल बी इक्वल्स टू ओनली 65 kg ड्राई मास होगा। लेकिन इसमें से भी डिकम्पोज्ड सॉलिड वेस्ट को कितना होगा, तो आगे क्या बोल रहा है कि डिकम्पोज कितना हो रहा है, सिर्फ 70%। तो 0.7 ऑफ 65 विल गेट डिकम्पोज ओनली, और ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आती है आपकी 0.455 और 45.5 kg। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर 100 kg के लिए 45.5 kg आपका सॉलिड वेस्ट डिकम्पोज हुआ है। ठीक है, अगर मान ले 1 kg आपका MSW होता तो डिकम्पोज्ड कितना होता, डिकम्पोज्ड सॉलिड वेस्ट विल बी ओनली 0.455 kg। तो ये रिलेशन तो सबसे पहले यहाँ पर आप कैलकुलेट कर ही सकते थे, इसके लिए आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप लोग ऑलरेडी ये लॉजिक से जानते हो कि सर अगर टोटल सॉलिड वेस्ट इतना है और 70% डिकम्पोज हुआ जिसमें से 35% वाटर था, तो डिकम्पोज सॉलिड वेस्ट कितना हो जाएगा अगर 1 kg आपका टोटल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता। तो आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मेरे को कुछ केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है, ये रेशियोज दिए हुए हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर जितने भी कंपोजिशंस दिए हुए हैं इन सबको हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेशियो ही दिया है। तो इसको मैं ले लेता हूँ 44x, इसको मैं ले लेता हूँ 6x, इसको मैं ले लेता हूँ 43x। लेकिन सबको मिला के टोटल मास कितना आना चाहिए मेरा, जितना मेरा सॉलिड वेस्ट का मास है। और मैं अगर यहाँ पर सॉलिड वेस्ट का मास 1 kg ले रहा हूँ तो इन सबको ऐड करने पे क्या आना चाहिए था मेरा 1 kg। सो 44x प्लस 6x प्लस 43x प्लस 0.8x प्लस 6.2x, मैंने इन सबको ऐड करा है, x साथ में ले लिया, शुड बी इक्वल टू कितना आना चाहिए था 1 kg आ जाना चाहिए था। सो यहाँ पर अगर मैं इन सबको सम करता हूँ तो ये आ जाता है दैट 100x इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर 1 kg नहीं लोगे क्योंकि यहाँ पर तो वो वाला सॉलिड वेस्ट होगा जो कि डिकम्पोज हुआ, तो 1 kg नहीं हुआ था डिकम्पोज, कितना डिकम्पोज हुआ था ओनली 0.455 kg डिकम्पोज हुआ था। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.455 kg। सो अब x की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.455 इंटू 10⁻⁻² kg हो जाएगा एक x की वैल्यू। अब सवाल ये आता है कि मैं यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लूँ कि भाई मीथेन कितना है। अब मीथेन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो मेरे को ये m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं है, मेरे को यहाँ पर ये पता है कि टोटल कार्बन है कितना, टोटल कार्बन मैंने कितना निकाला 44x। ठीक है, तो कार्बन इज इक्वल्स टू है कितना 44x। ठीक है, और अगर इधर से देखें, इधर राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में देखता हूं तो कार्बन है कितना, एक कार्बन का मतलब 12 ग्राम होता है, और m कार्बन तो मेरे को CH4 में दिख रहे हैं। सो 12 इंटू m कार्बन तो हो गया ग्राम मास ऑफ कार्बन इन CH4 प्लस इसमें देखें कितना हो जाएगा 12 इंटू s। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू तो पता है, लेकिन m और s दो अननोन हो रहे हैं। अगर मैं नाइट्रोजन के लिए इक्वेशन लिखता हूं तो देखिए नाइट्रोजन कितना होगा, नाइट्रोजन के लिए कितनी वैल्यू दी थी 0.8x, तो 0.8x विल बी इक्वल्स टू, इधर देखें राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है सिर्फ d टाइम्स, लेकिन एक नाइट्रोजन का मास कितना है 14 ग्राम। ठीक है, सो यहां से आप इजीली निकाल सकते हो दैट d विल बी इक्वल्स टू 0.8x अपॉन 14। x की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 0.8 डिवाइड बाय 14 इंटू 0.455 इंटू 10⁻⁻² kg। ठीक है, सो यहां पर आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि d की वैल्यू कितनी आ जाती है।
डी की वैल्यू आप कैलकुलेट करें। उसके बाद चलिए मैं मान लेता हूँ डी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही लोगे। ये तो मैंने बनाई बाय नाइट्रोजन, ये वाली इक्वेशन मैंने बनाई फॉर कार्बन। वैसे हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन इधर कितना दिख रहा है 3, मतलब मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स नाइट्रोजन। लेकिन दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन का तो मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज ओनली 1 ग्राम। सो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू डी प्लस हाइड्रोजन इधर भी दिख रहा है 4, सो 4 इंटू एम शुड बी इक्वल्स टू, टोटल हाइड्रोजन है कितना यहाँ पर, हाइड्रोजन चेक करें 6x था, शुड बी इक्वल्स टू 6x। ठीक है, तो देखिए डी की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है ना, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दे और यहाँ से इजीली m की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। x की वैल्यू भी आपको पता है ऑलरेडी, m की वैल्यू आ गई तो ये m की वैल्यू आप कैलकुलेट करें। और जहां आपने m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली होगी तो जरा देखो CH4 के कितने मोल्स है, m मोल्स है, और 1 मोल ऑफ CH4 मतलब होता कितना है, 1 मोल ऑफ CH4 का मतलब 12 + 4 मतलब 16 ग्राम। तो जो भी मेरी m की वैल्यू आ जाएगी उसके साथ मैं 16 ग्राम मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को यहां पर इजीली वैल्यू मिल जाएगी फॉर 1 kg ऑफ MSW कि कितना CH4 प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैंने 1 kg ऑफ MSW ही लिया था इनिशियली, तो अगर 100 लिया होता तो उसको आपको कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता। सो यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि भाई CH4 कितना बनेगा, m × 16 ग्राम। कैलकुलेट करें, पहले d की वैल्यू निकाल ले, d की वैल्यू निकालने के बाद m की वैल्यू निकाल ले। अब ये जो m की वैल्यू होगी इसमें 16 मल्टीप्लाई कर लोगे तो CH4 मिल जाएगा। 16 क्यों मल्टीप्लाई करा, बिकॉज 16 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट CH4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये एक और क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इसमें मेरे को क्या बोल रहा है ये कि एक एयर सैंपल को एनालाइज किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 atm प्रेशर पे, क्या दिखा हम लोगों को कि NO2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.02 ppm। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है कि भाई 46 इसका मॉलिक्यूलर मास है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 atm पे, यहाँ पर मेरे को पता 22.4 लीटर्स पर मोल होता है। तो मुझे यहाँ पर ये बता दो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो देखो भाई हमें ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए था। माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो दैट इज गिवन एज ppm इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम पर मोल। ठीक है, सो ppm में यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.02, मॉलिक्यूलर मास मेरे को पता है 46 है, इंटू 10⁻³ कर दूंगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर मोल कितना दिया हुआ है 22.4 लीटर पर मोल दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो वैल्यू आपकी डायरेक्टली माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में आंसर मिल जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.0410 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू साथ में मल्टीप्लाई कर दे 10⁻³, तो ये वैल्यू आ जाएगी 41.07 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हो 41.07। तो ये थे हमारे सारे के सारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बेस्ड जो क्वेश्चंस गेट 2019 में आए थे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो जरा चलिए अभी एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियस ईयर गेट अगर पढ़ा होता तो उसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे हो जाते। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये फॉर्मूला ऑलरेडी इसके पहले गेट में 3 बार फॉर्मूला ये यूज हो चुका है, तो मतलब मैं इसको मान लूंगा रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन एक रिपीटेड है। दूसरा, इसके लिए कोई यहाँ पर कंसेप्ट की जरूरत नहीं थी, सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं जरूरत। मतलब आपने गेट का क्वेश्चन प्रीवियसली पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं पढ़ा होता तो भी ये क्वेश्चन बन जाता इजीली। मतलब इसको भी मैं मान लेता हूँ कि ये इजीली बन जाता। 2 क्वेश्चन है जो इजीली बन जाते हैं। तीसरा, ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूलेज आपको याद नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले क्वेश्चन को मैं नया मान लेता हूँ क्योंकि इसके पहले ये दोनों फॉर्मूलेज आज तक यूज नहीं हुए थे। तो अभी टोटल 2:1 का रेशियो चल रहा है। ये क्वेश्चन देखे तो ये क्वेश्चन तो भाई हर साल या हर ऑल्टरनेट ईयर में रिपीट हुआ है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगेन टोटल 3:1 का रेशियो बन जाता है। अगला ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ये फॉर्मूले पे बेस्ड ऑलरेडी आपको सवाल पूछा जा चुका है, शायद 2015 का क्वेश्चन ही था जो ये पूछा गया था। तो इसका मतलब कि अगेन मेरे पास रेशियो हो जाता है 5:1 का। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार पूछा है, मतलब 6:1 का रेशियो हो गया हमारे पास, रिपीटेड 6 हो गए
और नया 1 हो गया। ये तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, मतलब रेशियो हो जाता है मेरे पास 7:1 का। एक और क्वेश्चन देखें, ये फॉर्मूला भी हम लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, जिसका मतलब 8:1 का मेरा रेशियो बन जाता है। एक और क्वेश्चन, ये फॉर्मूला भी इसके पहले यूज़ हो चुका है, मतलब मेरा रेशियो हो जाता है 9:1 का। ये फॉर्मूला, ये प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, रेशियो हो जाता है 10:1 का। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर मैं बोल सकता हूँ कि कुछ नया हो सकता था, लेकिन H2CO3 के बारे में